नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा है सब ठीक होंगे। हम यूजीसी नेट के पहले बहुत सारी स्लाइड्स के माध्यम से सारी यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और जो यूनिट 2 है इसमें भी हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ चुके हैं बेसिक सा। लेकिन आज हम संधि प्रकरण का गहन अध्ययन करने वाले हैं। पहले हमने संधि प्रकरण पढ़ी लेकिन बेसिक वाली पढ़ी। जैसे संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार है, किस-किस तरीके से उदाहरण आएँगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन आज हम संधि प्रकरण का विशेष गहन अध्ययन करेंगे। यहाँ संधि प्रकरण से आपके किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएँगे, यहाँ से आपके पूछे जाएँगे कि जैसे जैसे आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि, है ना? स्वर संधि या यण संधि हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे यण संधि। तो यण संधि में जैसे आपके दे दिया कि सूत्र क्या है ना? यण संधि का सूत्र कौन-सा है? तो ऑप्शन में आपका 3 अलग गलत ऑप्शन होंगे और एक सही आंसर होगा। तो आपको ये देखना है कि हमारे यूजीसी नेट में कहाँ-कहाँ से और किस-किस तरीके से प्रश्न आएँगे। तो एक तो यहाँ डायरेक्ट सूत्र से ही प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद देखो, अगर हम वृत्ति, उसका पदच्छेद, अनुवृत्ति, सूत्र का प्रकार कौन-सा है, सूत्र का अर्थ क्या है और उसमें कौन-कौन से उदाहरण आते हैं और कौन से उदाहरण में कौन-सा सूत्र आता है। अगर आप इतना जान लेते हैं, तो संधि प्रकरण में से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, है ना? सारे प्रश्न आपके सही हो जाएँगे। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला सूत्र है इको यणच। क्या करता है ये और इसका पदच्छेद क्या है? पदच्छेद जैसे हम संधि विग्रह करते हैं, है ना? तो विग्रह तो यहाँ पर भी क्या है? इन पदों का विच्छेद किया गया है। क्या है? इक है। इक है क्या है? षष्ठी पदांत है ना? षष्ठी का एक वचन है और यहाँ पर यण संधि, यहाँ यण जो पद है ये प्रथमा का एक वचन है और अचि सप्तमी का एक वचन है। ये संहितायाम का अधिकार इसमें आता है और सूत्र का प्रकार है कि ये भाई ये तो यहाँ पर संज्ञा सूत्र लिख दिया है, इसको लिख देना संधि सूत्र। ये सूत्र का प्रकार है संधि सूत्र है क्योंकि यण संधि इसमें होती है। ठीक है ना? टाइपिंग मिस्टेक स्वाभाविक है कि कहीं भी हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ गलतियों का रह जाना स्वाभाविक ही है और टाइपिंग में भी इस तरीके से हो जाता है कभी-कभी। तो मैं उनको सही करवा दूंगी। आप सही से जो अपने नोट्स बनाएंगे ना उनको आप अच्छी तरीके से लिखिएगा, अर्थात शुद्ध रूप में लिखिएगा। अब यहाँ पर ये सूत्र है, ये संधि सूत्र का है। ठीक है? यहाँ सूत्र की वृत्ति है कि इकह स्थान है यण शाद अचि संहितायाम विषय सुधि उपास्य इति स्थित है। यहाँ पर बताया है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है? इक का स्थान है यण शाद अचि संहितायाम, अर्थात इक के स्थान पर यण यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ कि इक इक प्रत्याहार के वर्ण है उसको क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। इक के स्थान पर यण यण वर्ण आदेश हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसके बाद में अच पर में होना चाहिए। अच वर्ण बाद में होना चाहिए। जब किसी इक वर्ण कौन कौन से हैं? ई उ री री। ठीक है? ये इक वर्ण के बाद में कोई भी स्वर आता है, अच माने कोई भी स्वर वर्ण आए और दोनों संधि का मतलब यहाँ पर ई उ री ली, इसके बाद में क्या आए? कोई भी अच वर्ण आ जाए तो क्या होगा? वहां पर इक की जगह पे यण वर्ण आ जाता है। अब यण में कौन कौन से वर्ण है? या, वा, रा और ला।
तो क्रमशः यहाँ पर क्या कहा कि अगर ई होगा तो ई के स्थान पे ये, उ होगा तो उ के स्थान पे व, और री होगा तो उसके स्थान पर र, और ली होगा तो उसके स्थान पर ला वर्ण आदेश हो जाएगा। समझ में आई यण संधि? अब नेक्स्ट, इतना सामान्य हमने सूत्र पढ़ लिया, पदच्छेद पढ़ लिया, सूत्र का प्रकार पढ़ लिया, सूत्र का अर्थ पढ़ लिया। लेकिन इस सूत्र में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुनिए, दध्यत्र, अब ये इसका संधि क्या हो जाएगा? दधि धन अत्र। अब चूंकि यहाँ पर आप 73 कोऑर्डिनेट दे रहे हो तो आप सिद्धियां बना के आए हो, तो इसकी पूरी सिद्धियां भी बना लेते हो तो सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक रिवीजन कर लोगे आप फास्ट तरीके से, इस तरीके से, तो और तरीके से आपको ध्यान रहेगा। क्योंकि पढ़े हुए काफी टाइम हो जाता है तो हम सूत्र आदि भूल जाते हैं अगर रिवीजन के अभाव में। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से इसका ये विग्रह हो गया। अब विग्रह पद में क्या है कि ई के बाद में क्या आ रहा है? अच है, स्वर है, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो द ध य अत, है ना, अत्र हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको मिला देंगे तो क्या हो गया? दध्यत्र। ऐसे ही पितृधन इच्छा, तो पितृच्छा। ठीक है, यहाँ देखो मध्वती नहीं मध्वरी होगा। शुद्ध रूप ये होगा मध्वरी। लाकृति, लाकृति। विग्रह क्या हो जाएगा? लृ धन आकृति, लृ धन आकृति। ठीक है, यहां पर देखो लृ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ला आदेश हो जाएगा, और आगे का मिला देंगे तो बन गया ना लाकृति। ठीक है, ये सरल प्रक्रिया है, आप कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर देखो विग्रह करके बताया गया है, दधि दधि धन अत्र, है ना, फिर ई को ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मिला दिया तो दध्यत्र बन गया। मधु धन इति, ठीक है ना, अरि अरि हो जाएगा। ठीक है, मधु अरि हो जाएगा। तो मध्वरी, क्योंकि हम क्या है अष्टाध्याय के क्रम से पढ़ते हैं ना, तो वहां पर मध्वती नहीं आता, वहां मध्वरी आता है। लेकिन इस तरीके से भी बना सकते हो, क्योंकि संधि के हिसाब से तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है इक वर्ण और इक के बाद में अच आ रहा है, तो संधि की प्राप्ति तो यहाँ पर भी हो रही है। तो मध और उ के स्थान पे वा आदेश हो गया, मिला दिया तो मध्वती बन गया। ठीक है ना, मध्वरी, मध्वरी क्या है हम पढ़ते हैं अष्टाध्याय में, तो यहाँ मध्वरी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन संधि के हिसाब से ये भी गलत नहीं है, क्योंकि कंडीशन तो पूरी हो रही है। इसके बाद है पितृधन इच्छा, तो री को रादेश हो गया और पितृच्छा ये शब्द बन गया। इसके बाद है लृ धन आकृति, तो लृ को ला आदेश हो जाएगा और लाकृति ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसका पदच्छेद है तस्मिन्, ये सप्तमी एक वचन का है, इति यह अव्यय पद है, और निर्दिष्टे यह भी सप्तमी एक वचन का है और पूर्व से षष्ठी विभक्ति का है। अब देखो विभक्ति लगाने से हमें सूत्र का अर्थ करने में अधिक सरलता हो जाती है। सूत्र का ये प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिभाषा सूत्र है ये, है ना, तो सूत्र की वृत्ति में हो जाएगा सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। जिन सूत्रों में सप्तमी विभक्ति, जैसे में, पे, पर, है ना, ये क्या है सप्तमी विभक्ति को बताने वाले शब्द है। में, पे, पर के अर्थ में आने वाली विभक्ति का प्रयोग किया गया
वहां जो कार्य बताया गया है वह उस सप्तमी वाले शब्द से ठीक पहले आने वाले शब्द पर होता है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अगला नेक्स्ट सूत्र है स्थाने अंतरम। स्थाने अंतरम इस सूत्र का पदच्छेद हो जाएगा स्थाने, सप्तमी एक वचन है, अंतरतम ये प्रथमा एक वचन का है। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका कि एक ही स्थान पर एक से अधिक आदेश संभव हो तो यह सूत्र यह तय करता है कि उनमें से कौन सा आदेश लिया जाएगा। ऐसे अवसर पर जो आदेश मूल वर्ण से सबसे अधिक मिलता जुलता अर्थात सदृश्यतम होता है उसी को स्वीकार किया जाता है। स्थाने अंतरतम, स्थाने अंतरम। परिभाषा, ये भी परिभाषा सूत्र है। प्रकार में टाइप ऑफ सूत्र तो परिभाषा सूत्र है। ठीक है। सूत्र की वृत्ति है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। अगला सूत्र है अनचिच। पदच्छेद क्या हो जाएगा? अनचि सप्तमी का एक वचन और च क्या है? अव्यय पद है। इसके बाद है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति इसमें यर अचह और द्विपद की अनुवृत्ति आती है। यह सूत्र कैसा है? ये पूर्वत्रा सिद्धम संहितायाम यहाँ तक अधिकार इसका आता है। और फिर है कि सूत्र वृत्ति अचह परस्य यरो द्वे वा स्तोना त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन शुद्ध्योपास्य इति जाते। भाई हम एक शब्द है क्या? हाँ ठीक है। ये शब्द है शुद्ध्योपास्य। इसका एक और रूप क्या बन गया? सु ध आधा ध और ये एक रूप इसका इस तरीके से भी। तो यहाँ पर क्या कहा कि ये जो अनचि सूत्र है ना ये धकार को द्वित्व करता है। द्वित्व दो बार आ रहा है धकार, है ना। तो यहाँ पर इस सूत्र का औचित्य ये है यदि किसी स्वर आ ई उ आदि, ये क्या है? स्वर ही तो है, के बाद क्या होना चाहिए? य व र या ल या व आए तो उन ये क्या कहलाते हैं? यर वर्ण। तो यर वर्णों को द्वित्व यानी दो बार लिखना विकल्प से हो सकता है, लेकिन यदि उसके बाद फिर से कोई स्वर आ रहा हो तो द्वित्व नहीं होगा। क्या कहा कि कोई स्वर है उसके बाद में अगर यर वर्ण है तो उसको द्वित्व हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई स्वर आ जाए तो द्वित्व वहां पर नहीं होगा, एक बार ही होगा। अगला सूत्र है जलाम जस जसी। झलाम ये षष्ठी का बहुवचन है, जस प्रथमा का एक वचन है, झसी सप्तमी का एक वचन है। ये पूर्वोत्तरा सिद्धम और सहिताम का अधिकार जाता है यहाँ तक। सूत्र की वृत्ति है इति स्पष्टम इति पूर्व धकार से दकार है। यहाँ पर क्या हुआ कि अभी जो हमने ये रूप बनाया था अनाचीचा से, तो ये सूत्र क्या कहता है कि
यदि किसी झल वर्ण के बाद झष वर्ण आए तो पहला वर्ण बदल कर उसके सबसे समान जस वर्ण में बदल जाता है तो क्या बन जाएगा? सु और ध को द हो जाएगा, है ना। और ये द और पास से, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि झल वर्ण के बाद अगर झष, अब यहाँ झल है, झल के बाद में झष है, तो पहला वर्ण ये चतुर्थ वर्ण था तो तृतीय वर्ण में बदल गया, तो यहाँ पर एक रूप इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद है संयोगांतस्य लोप है, ये सूत्र का पदच्छेद है संयोगांतस्य, ये षष्ठी एक वचन का है, लोप है प्रथमा एक वचन का है, अधिकार पदस्य और पूर्वत्रा सिद्धम, सूत्रवृत्ति संयोगांतम यत पदम तदंतस्य लोपशात। जब दो व्यंजन बिना किसी स्वर या विराम के बीच में आए एक साथ बोले जाते हैं तो उसे संयोग, व्यंजन संयोग कहते हैं। अर्थात एक तो स्थिति होती है संधि की और एक होता है संयोग की, है ना। तो जहां पर संधि नहीं प्राप्त हो रही है और एक के बाद दूसरा बोला जा रहा है, अर्थात बीच में कोई स्वर नहीं है, तो वहां पर संयोग हो जाएगा, है ना। तो इस सूत्र के अनुसार संयोग के अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है। ठीक है। जब दो व्यंजन बिना किसी स्वर या विराम के, अब दो व्यंजन है तो कोई विराम नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? लगातार ही बोला जा रहा है, तो बीच में एक साथ बोले जाते हैं उनको, तो उसको क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। ठीक है। यदि किसी शब्द के अंत में ऐसा संयोग हो तो इस सूत्र के अनुसार उस संयोग के अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है। आगे चलिए, अलोन्तस्य सूत्र है, अलोन्तस्य पदच्छेद है इसका, अल है षष्ठी एक वचनम, अंतस्य षष्ठी एक वचनम, षष्ठी स्थान है इसकी अनुवृत्ति आती है। सूत्र का प्रकार है परिभाषा सूत्रम, आदेश स्थान निर्णय परिभाषा। सूत्र की वृत्ति है षष्ठी निर्दिष्ट अंत्य अल आदेश शात। जब किसी सूत्र में किसी शब्द के स्थान पर कोई आदेश प्रतिस्थापन बताया जाता है तो वह पूरे शब्द के स्थान पर ही नहीं बल्कि केवल उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। ठीक है। अल, यहां पर क्या कहा? अल अंतस्य, अल है अंतस्य, अंतिम अल के स्थान पर। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, समझते जाइए, साथ में ही अपने नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, तो मैं उनको और समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। नोट्स पीडीएफ में डाल दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा और अपने नोट्स बनाइए। फिर भी आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं उनको और डिटेल्स आपको समझाती जाऊंगी। अगला सूत्र है क्या? एचओए वाया वह है, ये क्या करता है? अयादि संधि करता है। पदच्छेद क्या है? एच है। एच है कौन सा पद है? षष्ठी एक वचन का। तो षष्ठी एक वचन का क्या है कि एच का। अब एच का मतलब एच प्रत्याहार का, ठीक है ना। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है वो तो आप जानते ही हो, आए, आओ, आए, आओ। अब यहाँ पर क्या कहा कि ये सभी क्या है? प्रथमा के बहुवचन रूप बताए गए हैं। प्रथमा और बहुवचन। यहाँ पर देखो अनुवृत्ति अची की आएगी, क्योंकि ये अच स्वर ही है।
अधिकार है इसका संहितायाम और सूत्रवृत्ति एच है क्रमादय अव आय आव एते शुर अचि। यदि ये ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः जरूर ध्यान रखना भाई, क्योंकि क्रमशः से क्या होगा कि यहाँ पर आप ये वर्ण आएंगे तो ही आप चेंज करोगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ण के साथ में कुछ भी लिख दे। जब आपको क्रमशः समझ में आएगा तभी आदेश सही कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? देखो, नहीं समझ में आ रही है तो नीचे लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। ए आए तो अय आदेश, ओ आए तो आव आदेश, ऐ आए तो आव आदेश और औ आए तो आव आदेश बदल जाएगा। ठीक है ना? सरल है, कर लेंगे ना? बिल्कुल। उदाहरण देखिए, इस तरीके से आपके उदाहरण आएंगे। यहाँ पर लिखा है चेधन अनिय, क्या आ रहा है अंत में? ए स्वर आ रहा है और ए के बाद में कौन सा आ रहा है? आ रहा है। तो हमें बाद में नहीं देखना, बाद में कोई सा भी स्वर आ सकता है, लेकिन ए आया तो हम यहाँ पर क्या आदेश करेंगे? आए करेंगे ना। तो देखो, चा आए और अनिय हो गया तो शब्द क्या बन गया? चयनीय बन गया। अगर मान लो ये आया चय, चय आया तो आए है और आए के बाद में आ है, तो आय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा, है ना? हलंत ध्यान रख लें। च धन आय धन अक, ठीक है, तो चायकः, चायकः शब्द बन जाएगा। विग्रह पद में क्या होगा? चय अकः। आगे देखिए, भो धन अनिय, क्या लिखा हुआ है? भो, तो अंतिम स्वर क्या आया? ओ आया, तो ओ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे आप? औ करेंगे। आ रही है बात समझ में? भ में से हमने स्वर निकाला तो क्या स्वर आ रहा था? क्या स्वर आ रहा था? ओ, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलिए। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? इसमें से अगर स्वर को आप अलग निकाल लेंगे तो क्या बना? औ बना। औ के स्थान पर आपने क्या आदेश कर लिया? आव कर लिया, ठीक है। तो बन जाएगा क्या? भावकः। तो बना लेंगे ना आप, चयनीय, चायकः और भवनीय, भावकः। अब सिर्फ इस फ्लो में पढ़ते रहना पर्याप्त नहीं है, हमारा यूजीसी नेट क्लियर करना है और उसमें क्या जरूरत है कि हम ये देखें कि अगर मान लो उदाहरण आ गया हमारे ऑप्शन में तो हम पहचान सके कि कौन से सूत्र से ये उदाहरण सिद्ध होंगे, या अयादी संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं। बना लेंगे ना आप, बहुत ही सिंपल है संधि प्रकरण, पर यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। यथा संख्यम अनुदेशः समानम, पदच्छेद क्या हो जाएगा? यथा संख्यम, ये क्या है? अव्यय पद है। अनुदेशः प्रथमा एक वचनम, समानाम षष्ठी का बहुवचन है। और सूत्र का प्रकार, ये कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र है। यदि किसी सूत्र में दो समान संख्या वाले समूह है, यानी गण का उल्लेख करके उनके बीच कोई संबंध बताया जाए
या बताया गया हो तो वह संबंध दोनों समूह के सदस्यों के बीच क्रम के अनुसार माना जाता है। सूत्रवृत्ति में सम संबंधी विधि यथा संख्यम शात, पहले समूह का पहला सदस्य और दूसरे समूह के पहला सदस्य से संबंधित होगा। यथा संख्यम अनुदेश, यहाँ पर देखो यथा संख्या जरूर ध्यान रखना ना। यथा संख्या का क्या है कि पहला समूह है ना, और दूसरा समूह है, तो हमें किसके स्थान पर क्या करना है, यथा यानी जैसा निर्देश में पाया है वैसा ही बना लेंगे ना। हाँ, बिल्कुल सरल है, बना लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो व्याख्या में क्या लिखा कि पहले समूह का पहला सदस्य और दूसरे समूह के पहले सदस्य से संबंधित होगा। दूसरा क्या लिखा कि पहले समूह का दूसरा सदस्य और दूसरे समूह के दूसरे सदस्य से संबंधित होगा। इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। पहले समूह का अंतिम सदस्य और दूसरे समूह के अंतिम सदस्य से संबंधित होगा। समझ पा रहे हैं क्या? यथा संख्या वर्णों के अनुसार, संधि वर्णों में होती है और वहां पर उनको आप शब्द के बारे में यहाँ बताया गया है कि शब्द में से किन वर्णों के स्थान पर, अर्थात पहला समूह है उसका अंतिम होगा और दूसरा है उसका पहला होगा, उसी की जगह पे तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन लोप या आगम होगा, अर्थात कोई विकार होगा तभी तो संधि प्राप्त होगी। ठीक है ना। अगला सूत्र है वांतोई प्रत्यय है, तो पदच्छेद क्या होगा, वांतः। वांतः प्रथमा एक वचन का है और ई सप्तमी एक वचन का, और प्रत्यय ये भी सप्तमी एक वचन का है, तो अनुवृत्ति अची एजहा, इसका अनुवृत्ति आ जाएगी। अधिकार, अधिकार में संहितायाम तक इसका अधिकार जाता है, किसका, वांतोई प्रत्यय का। और सूत्रवृत्ति में क्या हो जाएगा कि यकारादौ, है ना, यकारादौ प्रत्यय परे ओ दौ तौ औ आओ एतो स्था। यहाँ पर दो के बारे में कहा, यकार आदि प्रत्यय कौन कौन से हैं, है ना। यकार आदि प्रत्यय हो तो वहां पर ओ और औ के स्थान पर औ और आव आदेश। यकार आदि प्रत्यय में ये दो बताया कि अगर ये आएंगे तो इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। एतव स्थव से समझ रहे हैं ना, द्विवचन में प्रयोग हुआ है। जब ओ या औ के बाद ये से शुरू होने वाला कोई प्रत्यय हो, है ना, और संहिता की स्थिति होती है, संहिता मानी संधि, संहिता मानी संधि, तब क्रमशः ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आओ बना लेंगे ना, कोई कठिन बात नहीं है। जैसे हमने अयादी संधि में पढ़ा, ये भी अयादी संधि का ये एक वार्तिक है, लेकिन इसमें हमने वहां पर एच के स्थान पर किया और यहाँ पर क्या किया कि ओ या औ के बाद कोई यकार आदि प्रत्यय स्टार्ट होता है तो हम औ और आव आदेश कर लेंगे, बना लेंगे। बहुत ही सरल है, एच ओ वायवह है। सूत्र के अनुसार हम एच के बाद स्वर आने पर यथा स्थान या उनके स्थान पर आय औ आय आओ आदेश करते थे। यह वर्तमान सूत्र बताता है कि यदि बाद में यकार से शुरू होने वाला प्रत्यय, वर्तमान हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ क्या कहा कि अगर प्रत्यय आ जाए किसके बाद में, ओ औ के बाद में, तब भी औ ओ और औ के लिए यही परिवर्तन होगा। क्या, जैसे हमने अयादी में पढ़ा था। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर लिखो, लिखा है गो धन यत, गो शब्द है, ओ आ रहा है, ओ के बाद में यकार आदि प्रत्यय आ रहा है, यत आ रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ओ के स्थान पर औ कर दिया हमने तो गव्य बन जाएगा। ठीक है, गव्य बन जाएगा। नौ धन यत, यहाँ पर भी
यत होगा तो यत के तकार की संज्ञा लोप हो जाएगा और क्या बनेगा? नव्वे, नाव्य। क्योंकि यहाँ पर नव है ना, तो ओ के स्थान पर तो औ होता है, औ कर लिया, और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बहुत ही सरल है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अगला सूत्र है अदेंग गुण है। अदेंग गुण है सूत्र कहता है, इसका पदच्छेद होगा अत, एंग। ये प्रथमा एक वचनांत है और गुण है षष्ठी का एक वचन है। सूत्र का प्रकार समझ पा रहे हैं कि गुण संज्ञा करेगा ये। तो वृत्ति क्या होगी? अत एंग च गुण संज्ञा शात। यहाँ पर अत तकार का ग्रहण किया गया है, क्योंकि अकार के तो 18 वेद है। अत कह दिया तो यहाँ पर सिर्फ आ के बाद में एंग कहा, ठीक है, कि आ ए ओ ये गुण संज्ञक वर्ण है। आ ए और ओ इन तीन वर्णों को गुण संज्ञा की जाती है। पितृधन औ, तो यहाँ पर री के स्थान पर क्या कर लिया? अरगुण। अब यहाँ आ है ना, अत अत कहा, तो अत का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ समझा देते हो। अत अत कह दिया, अत का मतलब क्या है कि आ ए और ओ ये तीन वर्ण गुण संज्ञक बताए। आ को हमने दो बार इस तरीके से, अगर इसकी दो स्थिति होती है ये वाली, अब ये कहाँ कहाँ हो, है ना? अगर री आ गया, अगर री आ गया, ठीक है ना, तो हम री के स्थान पर अर करेंगे और ली के स्थान पर अल करेंगे, ठीक है ना? और देखो यहाँ पर री के स्थान पर अर, तो रूप क्या बन गया? पितरऊ, ठीक है। मति धन अस, अब यहाँ पर ई आ गया, तो ई के स्थान पर क्या कर लिया? ए कर लिया, ठीक है ना। ऊ आ गया तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा। उदाहरण देखिए, इतना सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जैसे आपके आ गया पितरऊ, पितरऊ में कौन सी शब्द, कौन सी संधि है, ठीक है ना। मातये, मातये में कौन सी संधि है। भवनीय, भवनीय में कौन सी संधि है, या किस सूत्र का उदाहरण है। इस टाइप के यहाँ से आपके प्रश्न होते हैं, बना लेंगे ना, कोई समस्या? आगे चलिए। तापरस्त कालस्य, अगला सूत्र है तापरस्त कालस्य। विच्छेद क्या हो जाएगा? तापरः तत्कालस्य। क्या अर्थ है इसका? तः परो यस्मात् सच तत्परश्च तत् परोश्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। तकार, ता के बाद में आने वाला वर्ण, वह वर्ण जिसके बाद तकार आता है, ये दोनों अपने समान उच्चारण समय वाले सवर्ण वर्णों का निर्देश करते हैं। अब ये जरूर ध्यान रख लेना, क्या कि सवर्णों का ही निर्देश करता है। यदि किसी अणवर्ण, अण प्रत्याहार से लिया गया है और पहले या बाद में बिना किसी अन्य वर्ण के बीच में आए सीधे तकार हो, तो वह अण वर्ण केवल उन्हीं सवर्ण वर्णों को ग्रहण करता है जिनका उच्चारण समय के या उच्चारण समय उस वर्ण के उच्चारण के समय में समान होता है। अगला सूत्र देखिए, आद गुण। आत गुणः अवर्णाद अचि परे पूर्व वर्णयोर गुण आदेश स्यात्। समझ में आ रही है कहानी?
पदच्छेद का आत का अर्थ क्या है? पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, क्या अर्थ हो जाएगा कि आत से गुण है, ये प्रथमा का एक वचन है। यहाँ पर कहा कि जब आवर्ण अकार या आकार के बाद कोई अच स्वर संहिता का मतलब क्या? संधि में आता है तो पहले और बाद वाले वर्णों के स्थान पर एक गुण वर्ण का आदेश होगा। पहला हमने सूत्र पढ़ा था ना, वो क्या है? गुण संज्ञा कर रहा था, और ये सूत्र क्या कर रहा है? गुण संधि कर रहा है। शब्द है देवधन इंद्र है, तो देवेंद्र, देखो आ रहा है, आ के बाद में ई, तो मिल करके क्या गुण हुआ? क्या गुण हुआ? बोलिए, सही है ना? बन रहा है। आगे देखिए, सूर्य धन उदय, क्या बन जाएगा? आ प्रथम समुदाय का अंतिम, और अंतिम अंतिम समुदाय का प्रथम, उ, तो क्या बनेगा यहाँ पर? ओ बन गया। बन गया कि नहीं? तो सूर्योदय। महत धन ऋषि, अब यहाँ पर री है ना, तो री को रख अर गुण कर लेंगे, महर्षि बन गया। महाधन लकार, तो महल लकार, ठीक है ना। अल, यहाँ पर अर, यहाँ अर, और यहाँ पर अल गुण हो गया। समझ में आ रही है ना कहानी? चलिए आगे। उपदेशे आज अनुनासिक इत, ये सूत्र इत संज्ञा करता है। पदच्छेद क्या है इसका? पदच्छेद है उपदेशे सप्तमी एक वचन का है, और अच प्रथमा एक वचन का, और अनुनासिक है, यह भी प्रथमा एक वचन का है। इत, ये भी प्रथमा एक वचन का है। सूत्र का प्रकार या सूत्र प्रकार ये कैसा है? संज्ञा सूत्र करता है, इत संज्ञा करता है, ठीक है ना। सूत्र की वृत्ति हो जाएगी उपदेशे अनुनासिको इत संज्ञम स्यात्। देखो, इस टॉपिक को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ये मैंने अष्टाध्यायी के क्रम अनुसार, ठीक है ना, आपके लिए बहुत विस्तृत रूप से या गहन अध्ययन के रूप में बनाई है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा यूजीसी नेट का, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ढंग से इसको पढ़ लिया और इसको रिवीजन कर लिया तो। उपदेश व्याकरण में बताए गए मूल रूप में जो अनुनासिक स्वर होता है उसे इत संज्ञा दी जाती है। समझ में आ रही है इत संज्ञा किसे कहते हैं? और फिर कहा कि उपदेश में उपस्थित अनुनासिक स्वर को इत कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लो, उपदेश किसे कहते हैं? ये उपदेश की परिभाषा है। उपदेश किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कहा कि भगवान पाणिनि जी ने जो सबसे पहले कहा ना, वो सब उपदेश है। क्या क्या कहा? धातु सूत्र गणोणादि, है ना। धातु है, सूत्र है, गण है, उणादि है, लिंग है, लिंगानुशासन है, और आगम है, और प्रत्यय है। ये सभी क्या है? उपदेश है। समझ में आ रही है कहानी? उपदेश क्या है ना। यहाँ पर इसको समझना आवश्यक है, तभी तो उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा कर पाओगे। किसकी करोगे? उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा कर पाओगे। जब उपदेश समझ में आएगा तभी तो उपदेश अनुनासिक की इत संज्ञा कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? आगे चलिए। उरण रप रहा, ऊहू, अण रप रहा, ये तो इसका पदच्छेद हो जाएगा। अनुवृत्ति षष्ठी स्थान है, और ये सूत्र का प्रकार, सूत्र की वृत्ति री इति त्रिशत है। संज्ञात्युक्तम तत्स्थाने यो अण स रपरः सन्नेव प्रवर्तते। जब रिकार री दीर्घ और ऋकार के स्थान पर अण, अण वर्ण में कौन कौन से वर्ण आए? अण प्रत्याहार में कोई वर्ण आता है तब उस वर्ण
या आ वर्ण के बाद हमेशा रेफ भी लगाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार जब लिकार या ली के स्थान पर अण वर्ण आता है तब उस वर्ण या अण वर्ण के बाद हमेशा क्या किया जाता है कि लिकार भी लगाया जाता है। सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्म धन ऋषि, है ना। तो री को तो अर्गुण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ब्रह्म ऋषि, बन गया ना ब्रह्म ऋषि। क्री धन तिप, तो यहाँ पर अर्गुण हो जाएगा, कृति हो जाएगा। गम लृ धन अस, तो यहाँ पर लृ को अल हो गया, तो गमुल रूप बन गया। दशरथ धन ई, है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दाशरथी। ठीक है। लोप है साकल्यस्य, ये लोप संधि का उदाहरण है। लोप है साकल्यस्य, अनुवृत्ति और अधिकार और सूत्र की वृत्ति। क्या है सूत्र की वृत्ति? आवर्ण पूर्वयो पदांतयोर आवयोर लोप है वासी परे। यदि किसी शब्द के अंत में या वह हो और उसके पहले आ या आ हो, फिर अगले शब्द की शुरुआत अश्वर्ण अर्थात स्वर या कुछ विशेष व्यंजन अर्थात यहाँ पर क्या कहा अश, ये क्या है प्रत्याहार है। समझ में आ रही है बात? तो साकल्य ऋषि के मत में क्या है कि यह और वह का विकल्प से लोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? विकल्प से लोप हो जाएगा। वने इति, है ना, तो ए है ना यहाँ पर, तो अय होगा, है ना, तो वने इति हो जाएगा। लेकिन बनना चाहिए था ये, लेकिन विकल्प से क्या कहा कि इस तरीके से ही बनेगा ये, क्योंकि विकल्प से यहाँ पर जो साकल्य ऋषि हैं इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों हो, है ना, तो लोप वाली स्थिति यहाँ पर देखो, ये का लोप हो गया तो वनीति हो गया, है ना। अर्जुन रु उवाच्य है, तो यहाँ पर भी देखो अर्जुन उवाच्य है, ऐसा रूप बन जाएगा। पूर्वत्रासिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम, क्या कहता है ये सूत्र? अधिकार और सूत्र के प्रकार आप जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आ जाता है सूत्र किस प्रकार का है ना। अधिकार सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनको यूं ही नहीं लिखा, बहुत मेहनत के बाद में लिखा है, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से प्रश्न बन सकता है, इसलिए बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। यह संपूर्ण संधि प्रकरण का कंटेंट है। हर एक लाइन, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और अर्थ और वृत्ति से तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। कौन से उदाहरण में कौन सा सूत्र है, इस टाइप के तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो साधारण है ना। लेकिन देखो पेपर आपका जो आता है ना, इसमें आपके यूजीसी नेट में 3 कैटेगरी कर दी है, पता है आपको। पहला का क्या है? पीएचडी के लिए फॉर क्वालिफाइड पीएचडी, दूसरा क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा क्या है जेआरएफ। ठीक है,
तो बेसिक तो जो संस्कृत पढ़ा है उसको बेसिक तो आता ही आता है, लेकिन जब आप इस गहनता के साथ में अध्ययन करेंगे तभी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है। सपाद सप्ताध्याय अर्थात अष्टाध्याय के पहले 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद के लिए त्रिपादी, 8वें अध्याय के अंतिम 3 पाद के नियम असिद्ध माने जाते हैं, अर्थात उनको प्रभाव या उनका प्रभाव वहां नहीं माना जाता है। त्रिपादी के भीतर भी बाद में आने वाला सूत्र पहले वाले सूत्र की दृष्टि से असिद्ध माना जाता है। यह अधिकार नियम इस सूत्र से शुरू होकर अष्टाध्याय के अंतिम सूत्र तक लागू रहता है। इसलिए इस अधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी सूत्र अपने पहले के सूत्रों के लिए असिद्ध माने जाते हैं। कौन से सूत्र से? पूर्वत्रा सिद्धम। समझ में आ रही है कहानी, क्या कहना चाह रहा है ये सूत्र? आगे देखिए, वृद्धिर आदेश। ठीक है, सूत्र आ गया वृद्धिर आदेश। पदच्छेद क्या होगा? वृद्धि आत एच। कैसा सूत्र है ये? किस प्रकार का सूत्र है ना? क्या संज्ञा करता है? कौन कौन से वर्णों की, है ना? वृद्धि संज्ञा के कौन कौन से वर्ण होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सूत्र की वृत्ति क्या है? क्योंकि वृत्ति से ही आपको अर्थ ध्यान रहेंगे और अर्थ के बाद ही आप उदाहरण को क्लियर कर सकते हैं। जब आपको सूत्र आएगा, जब आपको उसका अर्थ आएगा, तभी आप उदाहरणों की सिद्धि कर पाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, इस सूत्र में आ, ए और औ के बाद को वृद्धि, यहाँ पर कौन कौन से वर्ण है जो वृद्धि संज्ञक है? यहाँ कहा कि ये 3 वर्ण है ना जो वृद्धि संज्ञक है। जैसे हमने गुण में पढ़ा था अत, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आत। समझ में आ रही है बात? आत एच। अब यहाँ पर भी आर और आल, जैसे हमने गुण में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर हम वृद्धि में भी पढ़ेंगे, आर या आल। 4 वर्ण हो गए। अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं शॉर्ट में तो 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक हो गए, क्योंकि आत लिखा है ना, तो यहाँ पर आर और आल का ग्रहण हो जाएगा। इस सूत्र में आ, आई और औ को वृद्धि संज्ञा दी गई है, अर्थात व्याकरण में जहाँ वृद्धि शब्द का प्रयोग होगा वहाँ आ, ए और औ इन 3 वर्णों को समझा जाएगा। उदाहरण देखिए, उपगु धन आ, तो यहाँ पर औपगु आ और औपगौ अ, औपगव रूप निष्पन्न होता है। पठ धन अ, पाठ है ना, निधन ई, तो यहाँ पर ना ई, है ना। सूत्र की वृत्ति हो जाएगी आदे ची परे वृद्धि रेखादेश है सात। जब आ या आ के बाद संधि में ए आई ओ औ आता है तब दोनों वर्णों के स्थान पर एक ही वृद्धि स्वर आ जाता है। समझ, क्या कहा? आ या आ के बाद ए या आई ओ या औ आता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर एक, तो उसको क्या कहेंगे? एकादेश। ठीक है। अब यहाँ पर अ और ए आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या कहा कि इन दोनों के स्थान पर ही एकादेश हो जाएगा।
तो क्या हो गया यहाँ पर एकादेश आई हो जाएगा ना। तो कृष्णिकत्वम। अब इनको पहचानने की ट्रिक क्या है, शब्द के मध्य में देखिएगा जहां पर संधि हो रही है, जहां पर संधि की प्राप्ति हो रही है। आप शब्द देख रहे हैं जलोघ, क्या हो जाएगा इसका विग्रह, जलहदन ओघ। तो यहाँ पर आ और ओ दोनों को एकादेश क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इसके बाद है एत्यध्युत्सु पदच्छेद है, एति एधति उठसु सप्तमी बहुवचनम अनुवृत्ति आत एचि वृद्धि अधिकार संहितायाम एक है पूर्व परयो। सूत्र की वृत्ति हो जाएगी अवर्णाद एजाधितिर झोट उठी च परे वृद्धि रेखादेश स्यात्। यदि आ या आवरण के बाद इण धातु एद धातु या एच एच प्रत्याहार के चारों वर्ण आए अथवा उठ शब्द आए तो संधि में पहले और बाद के दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि वर्ण जो कि ये है, ये आदेश हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, उदाहरण से देखिए और समझ में आ जाएगा। इण गतौ अदादि उप ई लट लट प्रत्यय उप ई तिप प्रथम पुरुष से एक वचन है। उपसर्गा क्रिया योग्य, अगला सूत्र है उपसर्गा क्रिया योग्य है। पदच्छेद में उपसर्ग प्रथमा बहुवचन, क्रिया योग्य सप्तमी एक वचन, अनुवृत्ति रादयी की अनुवृत्ति इसमें आती है और अधिकार आकारात एका संज्ञा प्रागी स्वरानिपाता इसका अधिकार आता है। सूत्र का प्रकार कैसा है, उपसर्ग संज्ञा करता है ना, तो संज्ञा सूत्र हो जाएगा और वृत्ति क्या हो जाएगी, प्रादय क्रिया योग्य उपसर्गा संज्ञा शो है ना, कि प्रादि आदि प्रापसम है ना, ये जो है ये सभी क्या है, प्रादि है और क्रिया के योग में क्या होता है, उपसर्ग संज्ञा होती है। तो प्रादिगण में दिए गए शब्द जब किसी क्रिया के साथ जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं तब उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अगला देखिए, सम उद आ हरती, क्या शब्द बन रहा है इसका, इसका शब्द बन रहा है समुदाहरती है ना। विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, उपसर्ग क्या है, सम उपसर्ग है री धातु के आगे है ना, सम उद आ और यहाँ पर अधि है तिष्ठ धातु के आगे है ना, तो ये सभी उपसर्ग हैं। समझ में आ रही है बात है ना। वी और अंग यहाँ पर नी, ठीक है, प्र आ और प्रति आ ये सभी उपसर्ग है। समझ में आ रही है, उपसर्ग संज्ञा से इस तरीके से हम उदाहरण बना सकते हैं। इनमें से आपके कोई भी जैसे ये उदाहरण पूछ लिया, ठीक है, कौन से सूत्र से हो रहा है, ठीक है, या क्रिया इस तरीके से कि उपसर्ग क्या है और क्रिया या धातु क्या है, तो इस तरीके से भी आपके यहाँ प्रश्न बन जाएंगे। आगे देखिए, भुवादयो धातव है, यहाँ पर धातु संज्ञा इससे हो जाएगी, पदच्छेद क्या हो जाएगा, भू वा आदये प्रथमा बहुवचनम धातव, प्रथमा बहुवचनम। सूत्र का प्रकार क्या है, धातु संज्ञा। सूत्र की वृत्ति क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञा शु। भू आदि शब्द जब क्रिया का अर्थ बताते हैं तब उन्हें धातु कहा जाता है। आगे देखिए, उपसर्गा धृति धातु, पदच्छेद है कि उपसर्गात
पंचमी एकवचन का है, ठीक है ना। रीति सप्तमी एकवचन का है। धातु ये आपके सप्तमी एकवचन का रूप है। इसके बाद है अनुवृत्ति। आत वृद्धि अधिकार संहितायाम एक है पूर्व परयोग। सूत्र की वृत्ति क्या है? अवर्णांतात उपसर्गाद्रति धातु परे वृद्धि रेखादेश है स्यात्। यदि किसी अ पर समाप्त होने वाले उपसर्ग के बाद री से शुरू होने वाले धातु आती है तो दोनों के मिलने पर वृद्धि संधि होती है और आर का एक ही एक आदेश बनता है। प्रीधन रिच्छति प्रारच्छति, ठीक है ना। अपधन ऋणोति अपार ऋणोति। आधन रीतीयते आर्तीयते। पराधन ऋणाति पराऋणाति। अवधन ऋणोति अवऋणोति। उपधन रिच्छति उपार्च्छति। एंगी पर रूपम पदच्छेद। एंगी सप्तमी एक वचनम पर रूपम प्रथमा एक वचनम। अनुवृत्ति आत उपसर्गात धातो अधिकार संहितायाम एक है पूर्व परयो। सूत्रवृत्ति आदुपसर्गादेंगातो धातो पर रूपम एकादेश है स्यात्। यदि आ पर समाप्त होने वाले उपसर्ग के बाद ए या ओ से शुरू होने वाला धातु आता है तो दोनों के मिलने पर केवल बाद वाला स्वर ए या ओ ही रह जाता है। इसे स्वरूप एकादेश कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रधन एजते, है ना। प्रा एजते। एंगी पर रूपम, ध्यान रखना भाई, सूत्र है ना पर रूप का। उदाहरण क्या होगा? ये बेसिक वाले हैं कि आपको इतना तो आना ही आना चाहिए, है ना। इसके अलावा ये और गहन अध्ययन आपका होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण क्या है? प्राधन औषधि प्रोषति। प्राधन एजते परेजते। पराधन औषधि परोषति। कर लेंगे ना। बस हाँ बोलते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। हाँ हाँ बोलते जाओ और नोट्स बनाते जाओ और साथ में बोलते चलो। जब आप भाषा के 4 सोपान होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, है ना, फिर बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो और पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक भाव के साथ में, तो जरूर आप कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे मन में निश्चय होना चाहिए कि मन माने कि आप जेआरएफ कर लेंगे तो कर लेंगे। अगर मन नहीं मान रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, ठीक है ना। बहुत ही सरल है। अगर आपने मानसिकता बना ली कि बहुत सरल है, हम कर लेंगे और बहुत आसान है, तो हो जाएगा। अगर नेगेटिविटी माइंड में आ गई तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए बोलिए कि अचो इत्यादि टी। अगला सूत्र क्या है? क्या है अगला सूत्र? अचो इत्यादि टी। पदच्छेद क्या है? अच है, अंतस्य, अली, आदि और टी। टी क्या है? प्रथमा एक वचन का शब्द है। यहाँ पर देखो मैंने शब्द रूप के साथ में ही विभक्तियां भी लिखी है ताकि आपको अर्थ करने में, उनको समझने में, उनका पदच्छेद करने में, सूत्र को समझने में सहायता मिले, ठीक है। सूत्र के प्रकार है, क्या सूत्र है और क्या प्रकार है और क्या कार्य करता है, आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा। टी संज्ञा करेगा। टी क्या है? सूत्र की वृत्ति क्या है? अचाम मध्ययोन्तस्य स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। किसी शब्द में अंतिम स्वर क्या है? अंतिम स्वर अर्थात अच से परे अंतिम वर्ण तक के भाग को क्या कहते हैं? टी कहते हैं। टी। टी वो इंग्लिश वाला चाय वाला टी नहीं। यहाँ पर क्या कहा कि अंतिम वर्ण के जो किसी शब्द में अंतिम स्वर
से लेकर के अंतिम वर्ण, देखो यहाँ पर स्वर वर्ण का लिया गया है कि जो अंतिम भाग है उसको क्या कहा गया है, टी कहा गया है। समझ में आ रही है ना बात। अगला है ओमांगोश्च है, ये क्या है, इसका पदच्छेद क्या है, ओम आंगो द्विवचन, ये सप्तमी का द्विवचन का रूप है ओम और आंगो, और च अव्यय पद है, और अनुवृत्ति अचि आत पर रूपम, अधिकार सूत्र यहाँ पर संहितायाम पूर्व परयो, सूत्र की वृत्ति है ओमी आंगी चात परे पर रूपम एकादेश है शात। क्या अर्थ है इसका, यदि आ या आ के बाद ओम शब्द या आंग, ओम को इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है ना। ओम शब्द या आंग उपसर्ग आए, यहाँ पर देखो ओम आप इस तरीके से कर लीजिएगा, अरे ओम, ठीक है ना। ओम शब्द या आंग उपसर्ग आए तो संधि होने पर पहले और बाद के दोनों स्वरों के स्थान पर केवल बाद वाला रूप पर रूप कहलाता है। पर यानी बाद, रूप यानी शब्द, बाद वाले शब्द के जैसा कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण है शिवाय ओम नमः, तो क्या हो जाएगा, शिवाय ओम नमः। समझ में आ रही है बात। अध्य आ इंघति, तो अध्यंघति, ठीक है। आगे देखिए अंतादिवच, अंतादिवच पदच्छेद क्या है, अंत आदितवत च, अनुवृत्ति अच की अनुवृत्ति आ रही है, अधिकार संहितायाम एक है पूर्व परयो, सूत्रकार अतिदेश सूत्रम, सूत्रवृत्ति योयम एकादेश स पूर्वस्यांत परस्याद्वत। एक पूर्व परयो के अंतर्गत बताए गए एकादेश में जो नया वर्ण बनता है वह पहले शब्द के अंतिम वर्ण के समान भी माना जाता है और बाद वाले शब्द के पहले वर्ण के समान भी माना जाता है। समझ में आ रही है बात। अगला सूत्र देखिए, अक है सवर्ण है दीर्घ है, अक है सवर्णे दीर्घ है, पदच्छेद क्या है, अक है। अक है पंचमी एक वचनांत है ना, और अक है पंचमी और षष्ठी में एक जैसा ही बनेगा एक वचन में, और सवर्ण सप्तमी एक वचन का है और दीर्घ है ये प्रथमा एक वचन का है। अनुवृत्ति अची की आई जाएगी और अधिकार संहितायाम एक है पूर्व परयो, तो सूत्र वृत्ति हो जाएगी अकह सवर्ण अची परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेश है शात। यदि किसी अक वर्ण स्वर के बाद किसी या उसी के समान, क्या, किसी अक वर्ण, अक कौन से हैं, अक प्रत्याहार से ले लेंगे, माहेश्वर सूत्र से बना लेंगे, अक वर्ण के बाद या अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद समान सवर्ण हो, कोई समान स्वर आए तो संधि होने पर दोनों स्वरों के स्थान पर एक ही दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ एकादेश कहते हैं उसको। कहने का मतलब क्या है कि समान स्वर के बाद में समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। दैत्य धन अरि है ना, यहाँ पर क्या है, अ और अ के बाद में आ हमने संधि में परिवर्तन या अंतिम रूप ये रख लिया तो क्या बन गया, दैत्यारी बन गया। इसी तरीके से सचेंद्र है ना, तो सची धन इंद्र है ना, सचिंद्र, तो यहाँ पर समान स्वर के बाद में समान स्वर आया तो दीर्घ एकादेश, दोनों की जगह पे एक बड़ा आदेश या
दीर्घ स्वर की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर देखिए उ धन उ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो भानुदय, समझ में आ रही है कहानी? पितु धन ऋणम, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो पितु नहीं पितृ आएगा। अच्छा अच्छा, ये लिखा पितृ, है ना, पितृ लिखा ना। तो पितृ में क्या है, री है, और बाद में भी क्या है, री है। अब पितृणम, एक छोटा री ये हो गया और ये बड़ा री हो गया, ठीक है। तो पितृणम इस तरीके से रूप बन जाएगा, बना लेंगे ना। आगे चलिए, एंग है पदांतादति। क्या करता है ये सूत्र? ये सूत्र कहता है कि एंग पदांतात अति, अर्थात इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है, पूर्व की आ रही है। अधिकार संहितायाम एक है पूर्व परयो हो, ठीक है। सूत्र की वृत्ति क्या हो जाएगी, पदांताद एंगा एंगोति परे पूर्व परम एकादेश है स्यात्। यदि किसी पद अर्थात शब्द के अंत में ए या ओ स्वर हो और उसके बाद स्वर अ आए, तो दोनों के स्थान पर पहले वाला स्वर रह जाता है। इसे क्या कहते हैं, पूर्व रूप एकादेश कहते हैं। जैसे वने ए आ रहा है फिर अ आ रहा है, ठीक है। तो पहले जैसा ही यहाँ पर भी पहले जैसा ही हो गया, तो ये पूर्व रूप हो जाएगी। यहाँ पर विष्णु धन अ है, तो यहाँ पर भी पूर्व स्वर के जैसा ही आदेश हो गया। आगे देखो, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र अव्यय, विभाषा प्रथमा एक वचनांत शब्द है और गो षष्ठी एक वचनांत शब्द है। समझ में आ रही है कहानी? पदच्छेद में सूत्र का विग्रह किया गया है और उन शब्दों में आने वाली विभक्ति और वचन के बारे में लिखा है, ताकि आपको सूत्रों का अर्थ अच्छे से समझ में आ सके। आगे देखिए, अनुवृत्ति अति प्रकृत्या अधिकार संहितायाम सूत्रवृत्ति लोके वेदे चेंगे तस्य गोरति वा प्रकृति भाव पदांते। यदि पद शब्द के रूप में प्रयुक्त गो शब्द के अंत में ओ हो और उसके बाद ह्रस्व आ आए, तो लौकिक और वैदिक दोनों भाषाओं में संधि करना या न करना दोनों विकल्प स्वीकार है। कैसे? यहाँ पर लिखा गो अग्रम, तो एक बार तो बन गया गोग्रम, है ना, गो अग्रम और गवाग्रम। समझ में आ रही है कहानी? लौकिक और वैदिक दोनों भाषाओं में संधि माना या मतलब संधि करना या नहीं करना दोनों ही विकल्प है। अब यहाँ पर देखो ऐसे कैसे ही जोड़ दिया है ना, और यहाँ पर संधि कर दी है, तो ये दोनों ही रूप ठीक है। आगे देखिए, अनेकालसित सर्वस्य, यह सूत्र कहता है, पदच्छेद देखो इसका, अनेकालसित प्रथमा का एक वचनांत शब्द है, सर्वस्य का षष्ठी एक वचन का है, और अनुवृत्ति किसकी आएगी, षष्ठी स्थान की अनुवृत्ति आती है। सूत्र का प्रकार कैसा है, ये परिभाषा सूत्र है। सूत्र कितने प्रकार के बताया था मैंने आपको, 6 प्रकार के। उनमें से ये कौन सी टाइप का है, ये परिभाषा प्रकार का सूत्र है। सूत्र की वृत्ति में क्या है, अर्थ क्या है इसका, जिस आदेश या प्रतिस्थापन में दो या अधिक वर्ण हो, अनेकाल आदेश, या जिसमें स इत संज्ञक हो, सित आदेश, वह पूरे स्थानीय उसके स्थान पर आदेश आता है तो स्थान पर लगाया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा भूधन त्वा, है ना, तो भूत्वा, ईधन अ इह, है ना, इदम है, इश ह, तो ई और ह इह, ठीक है। इस तरीके से अनेकाल, जिस आदेश या प्रतिस्थापन में दो या अधिक वर्ण हो,
तो वो क्या हो गए? अनेक अल आदेश, अनेकाल। या जिसमें श इत संज्ञक हो, शित आदेश, वह पूरे स्थानीय जिसके स्थान पर आदेश आता है के स्थान पर लगाया जाता है। समझ में आ रही है कहानी? आगे देखिए। निच्चः, पदच्छेद क्या हो जाएगा इसका? पदच्छेद के बाद में अनुवृत्ति और सूत्र का प्रकार परिभाषा सूत्र है। सूत्र की वृत्ति नित अनेकालस्य अस्यवशात। नित, नित आदेश हमेशा स्थानीय के केवल अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर के स्थान पर ही होता है, पूरे स्थानीय के स्थान पर नहीं। जैसे सखी सो, है ना? अनंग सो सूत्र से सखी शब्द के स्थान पर अनंग आदेश आता है। यह नित आदेश है, इसलिए नित के अनुसार यह पूरे सखी शब्द को नहीं बल्कि उसके अंतिम ई के स्थान पर लगता है, इसलिए सखी तो सखन बनता है। ठीक है। अनंग, अनंग समझ रहे हैं ना आप? देख यहाँ पर देखो, इधर देखिए, यहाँ पर सखी शब्द है तो कहा कि ई, है ना? ई में क्या किया कि अनंग, है ना? हाँ। अब ई को हमने क्या कर दिया था? अनंग में बदल लिया था, तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए। अवंग स्फोटायनस्य, अवंग प्रथमा एक वचन का रूप है और ये स्फोटायनस्य षष्ठी विभक्ति और एक वचन का रूप है। अनुवृत्ति अचि प्रकृत्या विभाषागु अधिकार संहितायां सूत्रवृत्ति पदान्ते एङन्तस्य गोरवंग वाचि। यदि पद शब्द रूप में प्रयुक्त गो शब्द के बाद संधि में कोई स्वर आए तो गो के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। गो अग्र समास में गो शब्द पद संज्ञक माना जाता है। अब गो के बाद स्वर आ गया, गो के ओकार के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश हो जाएगा। आगे देखिए। इंद्रेच, पदच्छेद हो गया इंद्रेच। अनुवृत्ति अचि प्रकृत्या गो अवंग अधिकार संहितायाम तक जाता है। सूत्र की वृत्ति गोर अवंग शाद इंद्रे। यदि पद संज्ञक गो शब्द के बाद संधि में इंद्र शब्द आए तो गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश अव करना अनिवार्य होता है। गवाम इंद्र, गो इंद्र, गवाम इंद्र का षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है, तो गो इंद्र। अब गो के बाद क्या है? इंद्र शब्द है, तो इंद्र च सूत्र के अनुसार गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश अनिवार्य रूप से होता है। आगे देखिए। दूरात द्वितीय च, दूरात जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने अर्थात संबोधित करने के लिए कोई वाक्य बोला जाता है तो उस वाक्य की टी संज्ञा स्वर प्लुत तीन मात्रा वाला, प्लुत स्वर का सिंबल क्या है? ये, ठीक है ना? और उदात्त ऊंचे स्वर में होता है, तो रूप किस तरीके से बन जाएगा? हे राम। ठीक है, हे राम, राम नहीं राम, मतलब त्रिमात्रिक। ठीक है। प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, पदच्छेद प्लुत प्रगृह्या ये प्रथमा बहुवचन का, अचि सप्तमी एक वचन का, नित्यम प्रथमा एक वचन का। अनुवृत्ति प्रकृत्या और अधिकार संहितायाम। सूत्रवृत्ति
एते अचि प्रकृत्याशु। यदि प्लुत स्वर या प्रगृह्य संज्ञक शब्द के बाद संधि में कोई स्वर आए तब वहां भी संधि नहीं होती, वे अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। जैसे ए ही कृष्ण, अत्र गोश चरती, अरे कृष्ण यहाँ गाय चरती है। कौन सी संधि का पढ़ रहे हैं हम अब? प्रकृति भाव संधि, ठीक है ना। अगला सूत्र क्या है? दूरे घृते इदु इदु दे दिवचनम प्रगृहम। नेक्स्ट कैसे आ गया? हम्म इत, ईत, ऊत, एत, ये भाई द्विवचनांत है ना। प्रथमा का द्विवचनांत है और यहाँ पर प्रगृहम एक वचनांत शब्द है। कैसा है ये? प्रगृह्य संज्ञा करता है, संज्ञा सूत्र है। सूत्र की वृत्ति क्या है? ईदु दे द्विवचनम, ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृहम स्यात्। यदि किसी द्विवचन दो के लिए प्रयुक्त शब्द का अंत दीर्घ ई, दीर्घ उ या ए से होता है तो उसे प्रगृह्य संज्ञा दी जाती है। हरि शब्द का प्रथम और द्वितीय द्विवचन रूप हरि होता है। यह रूप दीर्घ इकार पर समाप्त होता है, इसलिए हरि को प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होती है। माला शब्द का प्रथम और द्वितीय द्विवचन रूप माले होता है। यह रूप ए एकार पर समाप्त होता है, इसलिए माले को प्रगृह्य संज्ञा होती है। आगे चलिए। आदसो मात, आदस षष्ठी एक वचन, मात पंचमी एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है ईदु देत प्रगृहम, ये भी प्रगृह्य संज्ञा करता है। संज्ञा क्या हो रही है? प्रगृह्य संज्ञा हो रही है। अनुवृत्ति अस्मात् परात युते प्रगृह्यो स्थितः है। आदर्श शब्द के रूप में जहां मैं के बाद दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ए स्वर आता है, कौन कौन सा? ई, उ और ए आता है, वहां उस स्वर को प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त हो जाती है। पुल्लिंग में अमु, स्त्रीलिंग में अमु, नपुंसकलिंग में अमु। यहाँ पर देखो मैं के बाद में आने वाला जो उकार है ना, वह क्या है? प्रगृह्य है। आगे चलिए। चादयो सत्वे, पदच्छेद च आदये असत्वे, अधिकार आकाडारात एका संज्ञा प्राग्रीश्वर स्वरा निपाता। सूत्र का प्रकार संज्ञा सूत्रम अद्रव्यार्थश्चादयो निपाताशु। चादिगण में बताए गए शब्द जब किसी द्रव्य वस्तु का अर्थ न बताकर किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें निपात संज्ञा होती है। सुकम शब्द चादिगण में भी मिलता है, जब इसका अर्थ शीघ्र जल्दी होता है तब यह निपात संज्ञा वाला शब्द होता है, लेकिन जब इसका अर्थ शुक तोता होता है तब यह निपात नहीं होता। पशु शब्द भी चादिगण में मिलता है। इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, सम्यक यानी अच्छी तरह और जंतु यानी प्राणी। आगे है प्रादय, प्र आदय। अनुवृत्ति असत्व की अनुवृत्ति यहाँ पर आ रही है। अधिकार है आकाडारात एका संज्ञा प्राग्री स्वरा निपाता। सूत्र का प्रकार क्या संज्ञा कर रहा है? यहाँ पर प्रादय संज्ञा कर रहा है। और अनुवृत्ति एतेपि तथा, प्रादिगण में दिए गए शब्द जब द्रव्य किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते बल्कि किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें निपात कहा जाता है। इसलिए प्रादिगण के सभी शब्द अद्रव्यवाच्य अर्थ में प्रयोग होने पर निपात संज्ञा प्राप्त करते हैं। प्रनायक है, निषेचक, ठीक है। आगे चलिए। ये सारे
प्रादि है और प्रादि की संख्या कितनी है? 22 है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुश, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है, पढ़े हुए होंगे, कर लेंगे आप, कोई कठिनाई? आगे चलिए। निपात एका जनांग। निपात प्रथमा एक वचनांत है और एकाच ये प्रथमा एक वचन है और अनंग ये प्रथमा एक वचनम है। अनुवृत्ति प्रगृहम की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, ये भी निपात संज्ञा संज्ञा सूत्र है। सूत्र की वृत्ति एकाच निपात है, अवंगण प्रगृह संज्ञा शात। आंग को छोड़कर अन्य सभी ऐसे निपात जिनमें कोई व्यंजन नहीं होता और जिनमें केवल एक ही स्वर होता है, उन्हें प्रगृह संज्ञा दी जाती है। ईषद का अर्थ थोड़ा, ईषद यानी थोड़ा, कम, कुछ या किंचित होता है। ईषद उष्णम अर्थात थोड़ा गर्म, कुछ गर्म। ठीक है। आ आ जब वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष आदि का भाव प्रकट करने का उद्गार जैसे अरे, आहा, ओहो के रूप में प्रयुक्त होता है, तब उसे प्रगृह कहा जाता है। आ एवं नु मन्यत से, अरे तुम वास्तव में ऐसा सोचते हो, अरे तुम वास्तव में ऐसा सोचते हो। इस वाक्य में आ केवल उद्गार व्यक्त कर रहा है, उसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। अब उद्गार जैसे कोई विस्मय बोधिक शब्द है तो उसका कोई अलग से स्पष्ट कोई अर्थ नहीं है, वो क्या है, एक अपने उद्गार अर्थात मनोभाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है ना, उद्गार अंदर से वही प्रकट कर रहा है। आगे चलिए। औत, औत प्रथमा एक वचनांत शब्द है, अनुवृत्ति प्रगृहम और निपात की आती है और सूत्र प्रकार संज्ञा सूत्र है और सूत्र की वृत्ति ओ दंतो निपात है प्रगृह स्यात्। ओकारांत अंत में ओ वाले निपातों को प्रगृह संज्ञा प्राप्त होती है, इसलिए इनके बाद स्वर आने पर भी सामान्य स्वर संधि अच संधि नहीं होती है। ओ, अहो, हो, आहो, उताहो, नो और अथो ये सभी ओ पर समान वाले निपात ओकारांत निपात है, इसलिए इन्हें प्रगृह संज्ञा प्राप्त होती है। आगे देखिए। संबुद्धो साकल्यस्यता वनार्से। संबुद्धो सप्तमी एक वचनांत है और साकल्यस्य यहाँ पर षष्ठी एक वचनांत इतो सप्तमी एक वचन अनार से। ठीक है ना। सूत्र प्रकार संज्ञा सूत्र है और सूत्र वृत्ति ये संबुद्धि निपात संबुद्धि निमित्तक ओकारो व प्रगृह्यो वैदिक है परो परे। लौकिक संस्कृत में जब किसी उकारांत शब्द के संबोधन एक वचन के बाद इति शब्द आता है, तब उसके अंत का ओ साकल्य के अंत के अनुसार वैकल्पिक रूप में से प्रगृह माना जाता है। विष्णु इति और भानो इति ये आपका। इसके बाद है मये उए ओ वा। मय पंचमी एक वचनांत हो गया, उए षष्ठी का एक वचन है और वा प्रथमा एक वचन का और वा अव्यय पद है। अनुवृत्ति अच्छी की इसमें आती है और अधिकार इसमें पदस्य पूर्वत्रा सिद्धम संहितायाम। सूत्र की वृत्ति क्या है, मयि परस्य उय उयो वो वाचि। यदि किसी पदांत शब्द के अंत में मय वर्ण में अर्थात मय प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो, उसके बाद उए निपात आए और उसके आगे कोई स्वर हो, तो उस सूत्र के अनुसार विकल्प से ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा। ठीक है।
किम उ उक्तम, यहाँ किम के अंत में मैं है, उसके बाद उ निपात है और उसके बाद उ से शुरू होने वाला उक्तम है, इसलिए विकल्प से उ के स्थान पर वह हो जाएगा। जैसे किम उ उक्तम, तो किम उक्तम, तो किम उक्तम दोनों रूप ही सही यहाँ पर हो जाएंगे, विकल्प वाले रूप। ठीक है। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य, अब यहाँ पर देखो विकल्प वाले रूप यहाँ पर भी बनेंगे। इका है षष्ठी एक वचनम असवर्ण, सप्तमी एक वचनांत से शब्द है, और साकल्य से षष्ठी एक वचनांत शब्द है, और ह्रस्व है ये प्रथमा एक वचन का और च अव्यय पद है। अनुवृत्ति प्रकृत्या अचिनित्यम, अधिकार संहितायाम सूत्रवृत्ति पदांता इको ह्रस्व व शूर सवर्णे अचि, ह्रस्व विधि सामर्थ्यन स्वर संधि। यदि किसी पद के अंत में इक वर्ण हो और उसके बाद भिन्न अर्थात अलग इक हो और उसके बाद में असमान या असवर्ण अच आए तो सामान्यतः यण संधि होती है। ठीक है। किंतु साकल्य के मत में विकल्प से उस अंतिम दीर्घ इक वर्ण को का ह्रस्व कर दिया जाता है और उसके बाद कोई संधि नहीं होती, अर्थात शब्द अपने मूल रूप में ही रहता है, तो यहाँ पर प्रकृति भाव भी हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे नदी धन औ, अब यहाँ पर नद्यो मिला दिया गया है, ई को यह कर दिया। ठीक है ना। और यहाँ नदी शब्द के अंत में ई है तो ई एक वर्ण है और उसके बाद में ओ अर्थात असमान स्वर है। यदि नदी को पद संज्ञा प्राप्त न हो तो इस सूत्र से ह्रस्व आदेश ई नहीं होगा, केवल सामान्य नियम इको यणचि के अनुसार यणादेश होगा, इसलिए नदी ओ नद्यो ही रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। अचोरहभ्याम द्वे, अच है पंचमी एक वचनम, रहाभ्याम पंचमी द्विवचन और द्वे प्रथमा द्विवचन का है। अनुवृत्ति यह है कि अनुवृत्ति आएगी और अधिकार पूर्वत्र सिद्धम और संहितायाम की अनुवृत्ति या अधिकार यहाँ पर सूत्र की वृत्ति क्या होगी, क्या हो जाएगी, अचरभ्याम रेफ अकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वायस्थ है। अच है या अच, अच स्वर के बाद आने वाले रेफ हो या हकार के बाद यर वर्ण आता है, उसका विकल्प से द्वित्व अर्थात दो बार होना द्वित्व कहलाता है। यहाँ पर देखो ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा में ब्र ह म आ, यहाँ आकार के बाद हकार है तो हकार के बाद मकार यर वर्ण का है, इसलिए मकार का विकल्प से द्वित्व हो जाएगा, तो ये वाला रूप। ठीक है ना। तो द्वित्व होने पर ब्रह्मा और द्वित्व न होने पर, यहाँ पर द्वित्व हो गया तो दो में आ गए और द्वित्व नहीं हुआ तो एक में ही रह गया। समझ में आ रही है बात। आगे देखिए ईर्ष्या, ई रा और श मूर्धन्य या यहाँ इकार के बाद रेफ अर्थात र, रेफ के बाद शकार यर वर्ण है, इसलिए शकार का विकल्प से द्वित्व होगा। रूप ईर्ष्या, ईर्ष्या देखो यहाँ पर भी डबल शकार, ये जो ईर्ष्या है पहला वाला है ना, द्वित्व हो गया और एक विकल्प वाला रूप क्या बनेगा, ये बन जाए। ठीक है। एक बार श को द्वित्व हो गया और एक बार विकल्प से वही रह गया। ऋत्य कहा
रीति सप्तमी एकवचन और अकः षष्ठी एकवचनम। अनुवृत्ति प्रकृत्या नित्यम अचि साकल्यस्य ह्रस्वश्च। अधिकार संहितायाम सूत्र की वृत्ति रीति परे पदांता अकः प्राग्वता। यदि किसी पद के अंत में आकार या आकार हो और उसके बाद ह्रस्व ऋकार या ऋकार आए तो साकल्य के मत के अनुसार विकल्प से आकार आकार का ह्रस्व रूप हो जाता है, अर्थात तो छोटा हो जाता है और उसके बाद कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, साकल्य के मत में बताया गया है, अर्थात विकल्प वाली यहाँ पर अन्य रूप भी बनेंगे। जैसे कहा कि यहाँ पर सप्तऋषि बना है तो सप्तऋषि। ठीक है, जैसा है वैसा ही यहाँ पर बन गया मति धन ऋकार तो मति ऋकार, है ना। तो इस तरीके से वधु ऋषि तो वधु ऋषि वध्व ऋषि। यहाँ पर यण संधि की भी प्राप्ति हो रही है और विकल्प से यह भी बन रहा है। समझ में आ रही है बात? आगे चलिए। अब यहाँ से आपके व्यंजन संधि आ गई है। ठीक है, तो व्यंजन संधि में आपका पहला सूत्र है, अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो हमने अच स्वर अच संधि है उसके सभी भेद सूत्रानुसार पढ़े। प्रकृति भाव संधि उसको सूत्रानुसार हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और अब हम व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। ठीक है,